आज हम जय प्रक्रम में मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप पोषण चैप्टर के तहत ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मानव पाचन तंत्र का फिगर बना हुआ है। फिगर बहुत ही स्पष्ट करने के लिए मैंने इसे थोड़ी स्वतंत्रता ली है और फिगर आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ आप पूरे पाचन तंत्र के आहार नाल को देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि पाचन है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाचन जटिल कार्बनिक रसायनों का एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। अब बात होती है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम वे जैव प्रेरक हैं जो शरीर में पाचन की क्रिया का दर तीव्र कर देते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर जैव उत्प्रेरक न हो तो मनुष्य के जीवन काल में मात्र 2 बार ही पाचन हो सकता है। और आप समझ सकते हैं अगर 2 बार ही पाचन हो पूरे जीवन काल में तो मनुष्य की क्या स्थिति होगी। मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाचन बार बार होना आवश्यक है। अब बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र में आप देखेंगे कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह 30 फीट, लगभग 30 फीट लंबा है। इसकी लंबाई जो मुख द्वार से शुरू होकर मल द्वार पर खत्म होता है। जो मुख से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? मल द्वार पर जाकर खत्म होता है। तो मनुष्य के पाचन की जो आहार नाल है वह आपका 30 फीट का है। आहार नाल की लंबाई 30 फीट। यह मुख द्वार से शुरू होकर मल द्वार में खत्म होता है। स्पष्ट है कि आहार नाल की लंबाई 30 फीट, यह मुख द्वार से शुरू होकर मल द्वार में खत्म होता है। आप अगर जनरल चर्चा करना चाहेंगे
क्या सभी जंतुओं में आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट ही होती है? तो ऐसा नहीं है। आहार नाल की लंबाई डिपेंड करता है कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी। शाकाहारियों का आहार नाल बहुत ही लंबा होता है क्योंकि उसे सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, जबकि मांसाहारी में सेल्यूलोज का पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसकी ये आहार नाल की लंबाई क्या होती है? कम होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आहार नाल के मुख से शुरू होकर मल द्वार तक की कहानी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और वहाँ पर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स बिगिन विद माउथ। मुख। हम लोग भोजन को मुख में डालते हैं और आप जानते हैं कि मुख में दांत होते हैं और दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 16 ऊपर और 16 नीचे। दांतों का काम है कि जो भोजन है उसको काटना, भेदना और चबाना, जिससे कि वो क्या हो जाए? छोटे छोटे कणों में बंट जाए। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तनक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अग्रचवर्णक और अंत में चवर्णक आता है। तो 4 प्रकार की दांतें हैं और चारों का अलग अलग कार्य है। मुख में भोजन को काटने, चबाने और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करने में दांत का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जो कुछ ही समय बाद झड़ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं, उनकी संख्या 32 होती है। और 32 की जो संख्या पूरी होती है वह आदमी के पूर्ण वयस्क हो जाने के बाद होती है। यानी अंत में जो चवर्णक है वह आदमी के 22-23 साल होने के बाद वे निकलते हैं। दांतों का प्रकार। ये होते हैं कर्तनक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है अग्र चवर्णक, चौथा होता है चवर्णक। तो 4 प्रकार के दांत हो गए। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आप जानते हैं कि दांतों के अलावा मुख में एक जीवा भी होता है। जीवा का कार्य है भोजन को लार के साथ मिलाना। अब पता करते हैं कि लार कहाँ से आता है। तो लार के लिए लार ग्रंथियां होती हैं जो 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। पता करेंगे कि लार है क्या। एक्चुअली लार जो है वह जल मिश्रित एंजाइम है जिसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसको पूर्व में हम लोग पाइलिन के नाम से जानते थे। तो जिह्वा का कार्य, जिह्वा एक पेशीयुक्त मांसल संरचना है
जो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। इसमें स्वाद, कलियां होती हैं जिससे मीठा, तीखा, नमकीन आदि का अनुभव होता है। लार मुख्यतः जल, लार में मुख्यतः जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अमाइलेज, एंजाइम होता है जो स्टार्च पर कार्य कर उसे माल्टोस में बदल देता है। यानी पाचन का कार्य मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। आंशिक रूप से जो स्टार्च हैं उनको एमाइलेज जो है, जो लार में पाया जाता है, वो उसको माल्टोस में बदल देता है। उसके बाद फेरिंक्स से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है ग्रास नली के सहारे। ग्रास नली में पाचन का कार्य बिल्कुल नहीं होता और ग्रास नली में एक बार भोजन जब पहुंच जाता है तो फिर वो बाहर की ओर नहीं निकल पाता। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि ग्रास नली में आप देख रहे हैं, ग्रास नली में एक लहरदार मूवमेंट होता है और ये वेवी मूवमेंट जो है उसके कारण भोजन जो है एक ही तरफ आमाशय की ओर धकेला जाता है और ये जो लहरदार मूवमेंट होता है उसको क्रमाकुंचन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रमाकुंचन क्या है, तो देखते हैं। ग्रास नली में एक लहरदार गति उत्पन्न होती है जो भोजन को सीधे आमाशय में की ओर धकेलता है। इस गति को क्रमाकुंचन कहते हैं।
तो जैसे ही यहाँ पर कंठ के निकट आता है तो ग्रसनी में एक एपिग्लॉटिस होता है जो या तो ग्रास नली को ढके रहता है या श्वास नली को ढके रहता है। तो जब भोजन हम करते हैं उस समय वो ग्रास नली को खोल देता है और भोजन जो है ग्रास नली से होता हुआ सीधे वो अमाशय में पहुंचता है और ग्रास नली में क्रमाकुंचन की गति होती है जो कि वेवी मूवमेंट है, वेव की तरह का मूवमेंट है जो सीधे अमाशय की ओर भोजन को धकेल देता है। अमाशय में ग्रास नली में कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता है। स्पष्ट है? इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। जब भोजन अमाशय में पहुंच जाता है तब क्या होता है? अमाशय एक उल्टी सी प्रकार की थैली है जिसमें भोजन आता है और वहां भोजन कुछ देर के लिए ठहरता है। अमाशय के दीवार से कुछ स्राव निकलता है। वो स्राव 3 प्रकार का होता है, तो उसको देखें हम लोग और उसका क्या कार्य है वह भी हम लोग देखेंगे। अमाशय के दीवार से 3 प्रकार का स्राव होता है। पहला HCl अम्ल, दूसरा पेप्सी नोजेन, तीसरा श्लेष्मा। HCl अम्ल, पेप्सिनोजेन और श्लेष्मा तीनों के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। तीनों का बहुत एक्टिव रोल है। अब जानते हैं कि HCl अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिनोजेन जो है वह एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन एंजाइम के रूप में कार्य करता है जो कि प्रोटीन पे कार्य करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा अमाशय के भीतरी दीवार की रक्षा करता है। किससे? HCl अम्ल से। जैसा कि आप जानते हैं अगर HCl अम्ल पावरफुल अम्ल है तो वह अमाशय की दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अनट्रीटेड रह गया तो यह अल्सर का रूप ले लेता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि अपच होने के बाद HCl अम्ल का स्राव अधिक होता है तो आदमी बेचैन हो जाता है और उसको फिर ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अतिरिक्त अम्ल जो है वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है और इस तरह से व्यक्ति को आराम पहुंचता है। तो ये HCl का कार्य क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लें। तो पहला कार्य HCl का है, प्रथम कार्य है भोजन में आए जीवाणु को मार देना। उपस्थित जीवाणु को खत्म कर देना। दूसरा, भोजन को अम्लीय बनाना जिससे कि पेप्सिनोजेन
सक्रिय होकर पेप्सिन एंजाइम बना देता है, बन जाता है। तो ये जो कार्य है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। HCl के भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है, भोजन को अम्लीय बनाना, जिससे कि पेप्सिनोजेन जो है सक्रिय होकर पेप्सिन एंजाइम का बन जाता है, जो कि प्रोटीन को का पाचन करता है, उसको पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्सिनोजेन के बारे में हम जान ही चुके कि पेप्सिनोजेन का कार्य है कि यह एक्टिव होकर पेप्सिन एंजाइम बन जाता है और पेप्सिन जो है वह प्रोटीन पर एक्शन लेकर उसको बदल देता है पेप्टोन में। और श्लेष्मा का कार्य ऑलरेडी हम बता चुके कि अमाशय में जो HCl अम्ल निकलता है वो बहुत ही पावरफुल अम्ल है और अमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा वह करता है श्लेष्मा। यहाँ से भोजन का पाचन होने के बाद चला जाता है क्षुद्रांत में, जो कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। और क्षुद्रांत में क्या होता है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वन बाय वन विस्तृत रूप से देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमाशय से जो भोजन है वो जाता है कहाँ, क्षुद्रांत में। और क्षुद्रांत में क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग करें। पाचन तंत्र अगर देखते हैं तो वहां पर विभिन्न अंग आपको दिख रहे होंगे। उसमें आप एक कुछ दिख रहा होगा यकृत। यकृत यानी लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का और यह स्राव करता है पित्तरस का। पित्तरस का स्राव ये बहुत छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा करता है, जो कि आगे चलकर एक थैली में जमा होते हैं। उस थैली का नाम है पित्त रस। यह गहरे हरे रंग का द्रव होता है जो काफी ज्यादा क्षारीय होता है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे अमाशय के ठीक नीचे एक संरचना है पीले रंग का, जिसको कहते हैं अग्न्याशय। और अग्न्याशय जो है वह भी एक ग्रंथि है और वह ग्रंथि जो है वह भी अग्न्याशी रस का स्राव करता है। तो ये पित्ताशय है जहां पर पित्तरस जाकर जमा होता है। पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय जो है पित्तरस को जमा करने का स्थान है। तो पित्ताशय से एक नली और अग्न्याशय से एक नली निकलती है जो कि जमा होती है, जो कि मिलती है कहां पर, जहां पर अमाशय और क्षुद्रांत का मिलन स्थल होता है। वहीं पर वो नली जाकर मिलती है और अपना स्राव उसमें डालती है। तो इसका अर्थ हुआ कि क्षुद्रांत में 3 प्रकार के स्राव आते हैं। पहला यकृत से पित्तरस, दूसरा अग्न्याशय से अग्न्याशीय सही रस, और तीसरा क्षुद्रांत के दीवार से, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है।
सक्कस, एंटेरिकस। वन बाय वन हम तीनों चीजों को देखेंगे, तीनों के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पितरस के बारे में। यकृत से पितरस, अग्न्याशय से अग्न्यासीरस और क्षुद्रांत के दीवार से सक्कस, एंटेरिकस। पितरस चूंकि क्षारीय है, यह भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसका पायसीकरण कर देता है। तो ये तो पितरस का कार्य है, क्योंकि अमाशय से जो भोजन आता है वह होता है अम्लीय, और अम्लीय भोजन को वह क्षारीय बना देता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंजाइम का एक्शन होगा वो क्षारीय माध्यम में होगा। तो बहुत बड़ा कार्य करता है, ये क्षारीय माध्यम में कर देगा। दूसरा, जो वसा के अणु हैं, अगर वो बड़े रूप में रहेंगे तो उस पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको तोड़कर छोटे अणुओं में परिणत कर देता है और उसका पायसीकरण कर देता है। अब पायसीकरण का क्या मतलब हुआ? तो पायसीकरण का मतलब हुआ कि जैसे आप साबुन को देखते हैं और उसको जल में मिलाते हैं तो वो एक जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको पायस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार का कार्य यहाँ पर जो है पितरस वसा के अणुओं को का करता है। तब उस पर लाइपेज जो एंजाइम है वह उस पर कार्य कर सकता है और उसको फर्दर छोटे अणुओं में वह तोड़ सकता है। तो पितरस के बारे में हम लोग जान गए कि उसका क्या कार्य है। अब हम लोग बात करेंगे अग्न्यासी रस का और उसका क्या एक्शन होता है। इसमें शामिल है लाइपेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज, ट्रिप्सिन, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है माल्टेस, चौथा है माल्टेज, अमाइलेज, अमाइलेज, अब ये जितने भी एंजाइम हैं वो भोजन के किसी न किसी घटक पे कार्य करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। तो लाइपेज जो है काम करता है किस पे? वसा, पायसीकृत वसा पे, और ये बना देता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पे कार्य करता है और इसको बना देता है पेप्टोन।
न्यूक्लियस जो कार्य करता है वह है न्यूक्लिक अम्ल पर, और इसको बना देता है न्यूक्लियोटाइड्स। और एमाइलेज जो है वह स्टार्च पे काम करता है और बना देता है माल्टोज। तो 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं और चारों जो है भोजन के विभिन्न भागों पर आक्रमण करता है, यानी उस पर अटैक करता है, और ये वसीय अम्ल ग्लिसरॉल बनाता है, प्रोटीन पर पेप्टोन बना देता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक अम्ल पर एक्शन करता है और न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है, एमाइलेज जो है स्टार्च पे काम करके उसको माल्टोज में बदल देता है। अब हम लोग आते हैं सक्कस एंटेरिकस यानी आंत्र रस पे, कि उससे कौन कौन सी चीजें निकलती हैं और क्या क्या कार्य वो करता है। लाइपेज, इनवर्टेज, लैक्टेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस। लाइपेज बचा हुआ पायसीकृत वसा पे कार्य करता है, फिर उसी प्रकार ये बना देता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इन्वर्टेज सुक्रोज यानी चीनी पर कार्य करता है,